सबसे पहले दिल्ली से बड़ी खबर है, बीजेपी सीईसी की बैठक खत्म हो गई है। जम्मू कश्मीर चुनाव को लेकर चर्चा हुई है। 35 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम भी तय कर लिए गए हैं। सूत्र ऐसी जानकारी दे रहे हैं। बैठक फिलहाल खत्म हो गई है। बड़ी खबर इस वक्त ये सामने आ रही है। बताया ये जा रहा है कि जम्मू कश्मीर में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर यहां उम्मीदवारों के नामों को लेकर चर्चा हुई और इस तरह की जानकारी भी सामने आ रही है कि लगभग उम्मीदवारों के जो नाम है वो भी फाइनल कर लिए गए हैं फर्स्ट फेज को लेकर। आपको ये बता दें कि आज जो ये बैठक हुई है उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी पहुंचे हुए थे और यहां पर जम्मू कश्मीर के बड़े नेता, चुनाव प्रभारी भी इस मीटिंग में मौजूद रहे। इस तरह की जानकारी मिल रही है। जम्मू कश्मीर की विधानसभा सीटों को लेकर हर सीट के लिए उम्मीदवारों के नामों को लेकर यहां पर चर्चा की गई है और यह भी बताया जा रहा है कि एक फाइनल लिस्ट भी यहां पर तैयार कर ली गई है। जो सूत्र ऐसी जानकारी दे रहे हैं 35 सीटों को लेकर यहां यह बताया जा रहा है कि उम्मीदवारों के जो नाम है वो फाइनल हो चुके हैं। अक्षय इस वक्त हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अक्षय का रुख कर लेते हैं सीधा। अक्षय, बैठक को लेकर फिलहाल क्या अपडेट? और देखिए, बैठक खत्म हो चुकी है और कुछ देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निकलेंगे। उसके बाद गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा फिर निकलेंगे। अलर्ट जारी कर दिया गया है। खबर आ रही है कि लगभग 35 उम्मीदवारों के नामों पर सहमति बनी है इस बैठक में और फर्स्ट फेज़ के 24 और इसके अलावा जो सेकेंड फेज़ के हैं वो लगभग 11 से 12 उम्मीदवारों के नाम पर मुहर लगी है, ऐसी खबर निकल कर सामने आ रही है। और साफ तौर पर है कि इस बैठक में काफ़ी महत्वपूर्ण चर्चा हुई। ये माना जा रहा है कि अगली बैठक 29 तारीख को बुलाई जा सकती है, जिसमें हरियाणा और जम्मू कश्मीर दोनों पर चर्चा की जा सकती है। 29 अगस्त को अगली बैठक संभावित बताई जा रही है, जिसमें कि हरियाणा पर चर्चा की जाएगी और इसके अलावा जम्मू कश्मीर की बाकी सीटों पर भी चर्चा की जाएगी। पहले फेज़ में 24 सीटों पर, जबकि दूसरे फेज़ में 26 सीटों पर चुनाव होने हैं। सबसे ज़्यादा थर्ड फेज़ में जो 40 सीटें हैं वहाँ पर मतदान प्रक्रिया पूरी करनी है। और साफ तौर पर है कि अब कांग्रेस हो या फिर बीजेपी हो, सभी ने अपने कमर कस ली है। आज बीजेपी की बैठक में ये कहा जा रहा है कि 35 से 36 उम्मीदवारों के नाम पर मुहर लगी है। माना जा रहा है कि अगली जो बैठक होगी उसमें जो शेष उम्मीदवार हैं उनके नाम पर सहमति बना ली जाएगी। और सबसे बड़ी बात ये रही है कि ये कह सकते हैं कि अगर ऐसा सच में होता है, जो सूत्र भी जानकारी दे रहे हैं, जो आप भी वहां से बता रहे हैं कि 35 उम्मीदवारों के नामों को लेकर यहां पर चर्चा हुई है जो फाइनलाइज किए गए हैं, तो ये कह सकते हैं कि जल्द इनकी लिस्ट भी अब सामने आ सकती है बीजेपी की तरफ से। अक्षय, और देखिए, कहा जा रहा है कि या तो आज देर रात तक लिस्ट फाइनल कर दी जाएगी या फिर कल दोपहर से पहले पहली लिस्ट जारी कर दी जाएगी, क्योंकि फर्स्ट फेज़ के लिए जो नॉमिनेशन की प्रक्रिया है वो 27 अगस्त लास्ट डेट है। तो वहाँ से निश्चित रूप से बीजेपी का जो स्टेट यूनिट है वो चाहता था कि जल्द से जल्द उम्मीदवारों पर फाइनल मुहर लगे और फर्स्ट फेज़ के जो उम्मीदवार हैं वो जल्द से जल्द नॉमिनेशन फाइल कर सकें। तो ये माना जा रहा है कि अगर आज देर रात लिस्ट नहीं आई तो निश्चित रूप से कल दोपहर से पहले निश्चित रूप से लिस्ट फाइनल कर दी जाएगी। अलर्ट जारी कर दिया गया है। अब कुछ देर बाद ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ से निकलेंगे। अभी खबर आ रही है कि कुछ वो जी किशन रेड्डी और तमाम सीनियर नेताओं के साथ कुछ मंत्रणा वहाँ पर कर रहे हैं, ताकि क्योंकि अब सीईसी की बैठक खत्म हो गई है तो वहाँ पर किस तरह से तैयारियां हैं उसको लेकर के ज़रूर बातें चल रही हैं, ऐसी खबर सामने आ रही है। अलर्ट जारी है, कभी भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ से निकल सकते हैं। जी बिल्कुल अक्षय, क्योंकि इस बार अगर आप यहाँ पर जम्मू कश्मीर के चुनाव की तस्वीर देखें या फिर हरियाणा को लेकर हम जिक्र करें, तो क्या हम ये माने कि पार्टी मंथन बहुत ज्यादा कर रही है उम्मीदवारों को लेकर, क्षेत्रवार किसकी कितनी ज्यादा मजबूत पकड़ है, या वहां पर अगर जो क्षेत्रीय मुद्दों की बात की जाए तो उनको लेकर भी यहाँ जो उम्मीदवारों के नाम को लेकर मुहर लग रही है उसका भी ख्याल रखा जा रहा है? ये भी एक बड़ी वजह हो सकती है क्या कि इस बार पार्टी ने काफी देरी कर दी है उम्मीदवारों को लेकर? अक्षय, और देखिए, सबसे बड़ी बात ये रही है कि जो जम्मू कश्मीर का चुनाव है, आपने देखा होगा कि वहाँ पर 4 प्रमुख दल हैं, चाहे वो पीडीपी हो, जेकेएनसी हो, इसके अलावा कांग्रेस और बीजेपी। साफ तौर पर है कि जेकेएनसी और कांग्रेस का गठबंधन हो चुका है, उसको लेकर के फाइनल मुहर तो लगनी बाकी है, लेकिन वो चीज़ें लगभग पूरी हो चुकी हैं कि कैसे आगे बढ़ना है। बीजेपी निश्चित रूप से स्टेक का सवाल इसलिए है क्योंकि धारा 370 हटने के बाद पहली बार वहाँ पर चुनाव हो रहे हैं और 10 साल में पहली बार चुनाव हो रहे हैं।
हैं, इसलिए बीजेपी के सामने चुनौती ये है कि वो वहाँ सीटें किस तरह से ज़्यादा जीतती है। अगर ज़्यादा जीतती है तो ये मुहर लग जाएगी कि धारा 370 हटाई दी गई थी, आर्टिकल 35A का जो एवोल्यूशन किया गया था वो पूरी तरह से सही था। अगर वहाँ पर जनता नकारती है तो निश्चित से बड़ा बीजेपी के लिए सेटबैक होगा। यही वजह रही है कि मंथन हर दौर से चल रहा है, चाहे वो स्टेट लेवल पर हो या फिर सेंट्रल लीडरशिप हो। आपने देखा होगा कि पिछले दिनों जब कोर ग्रुप की बैठक हुई थी उसमें भी तमाम बिंदुओं पर चर्चा की गई थी और सबसे बड़ी बात ये रही कि आरएसएस से एक बार फिर से राम माधव को लेकर के आया गया है, जो कि पिछले 5 साल से जम्मू कश्मीर में सक्रिय थे। राम माधव की गिनती उन तेज तर्रार बीजेपी के नेताओं में होती रही है, जो कि जो संगठन को बेहतर तरीके से चलाने पर महारत हासिल रखते हैं और साफ तौर पर है कि उनकी उपस्थिति निश्चित रूप से बीजेपी के लिए बूस्टर का काम कर रही है। लेकिन अब देखना दिलचस्प ये होगा कि किस तरह से उम्मीदवारों के ऐलान के बाद प्रचार सिलसिला किस तरह से बढ़ता है, किस तरह से नॉमिनेशन फाइल किए जाते हैं। लेकिन ये कहा जा रहा है कि वहाँ पर जिस तरह से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राहुल गांधी से जो 10 सवाल पूछे और जिस तरह से बकरवाल की बात हो या आरक्षण की बात हो, इन मुद्दों को लेकर के वहाँ पर घेरा, उसके हिसाब से यहाँ पर अगर देखा जाए तो उम्मीदवारों के चयन पर भी उसका विशेष ध्यान रखा जा रहा है। तो ये माना जा रहा है कि सब कुछ तैयारियां बीजेपी की तरफ से पूरी हो चुकी है, लेकिन अब उम्मीदवारों का फाइनलाइजेशन का दौर शुरू हो चुका है और ये माना जा रहा है कि अगर आज देर रात पहली लिस्ट नहीं आई तो निश्चित रूप से कल दोपहर से पहले ये लिस्ट फाइनल है। शुक्रवार की भी हमने वो तस्वीर देखी जब वो केंद्रीय गृह मंत्री से मुलाकात करने पहुंचे थे, तो उस वक्त भी जम्मू कश्मीर के हालात को लेकर चर्चा हुई, यहाँ पर चुनाव को लेकर चर्चा हुई। तो अक्षय, क्या हम ये माने कि चाहे राजनीतिक हालात हो, राजनीतिक समीकरण हो, उम्मीदवार की पकड़ कितनी है क्षेत्रवार, ये कुछ अहम बिंदु हैं जिनको देखते हुए उम्मीदवारों को फाइनल करने की कोशिश चल रही है? क्योंकि इससे पहले भी यही चर्चा गृह मंत्री के साथ राम माधव ने की थी जब उनकी मुलाकात हुई थी अभी हाल ही में। देखिए, 3 फैक्टर्स हैं। एक तो ये है कि बीजेपी जिताऊ उम्मीदवारों को कैसे फाइनल करती है, क्योंकि उसका एक अपना अलग स्ट्रक्चर रहा है। एक तो ये है कि क्षेत्र में उम्मीदवार की पकड़ कितनी है, सोशल मीडिया पर उसकी फॉलोअर की संख्या कितनी है, कितनी एक्टिव है। दूसरी चीज़ की यह है कि वो किस वर्ग से ताल्लुक़ रखता है, कितनी क्षेत्र में पकड़ उसकी है, और जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है कि वो किस तरह से जनता के बीच में पैठ रखता है, जीतने की उम्मीद कितनी है। अगर सब कुछ ही रहता है तो फिर कोर ग्रुप उसको फाइनल करता है और उसके बाद सेंट्रल लीडरशिप जो केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होती है उसमें फाइनल मुहर लगती है। ये माना जा रहा है कि जम्मू कश्मीर की जो 43 सीटें हैं, जो इस बार डिलिमिटेशन के बाद सीटें जो बढ़ी हैं, हालांकि वो सीटों की संख्या कम बढ़ी है, लेकिन फिर भी 43 सीटें हो चुकी हैं। और अगर देखें कश्मीर वैली की बात करें तो वहाँ पर 47 सीटें हो गई हैं। जम्मू कश्मीर का जो संभाग है, जो क्षेत्र है, बीजेपी उसमें सबसे ज़्यादा मुफीद अपने आप को पा रही है, क्योंकि उनको लगता है कि हिंदूवादी अच्छी खासी संख्या में है। इसके अलावा जो जम्मू का इलाका है वो उनके लिए मुफीद हो सकता है। कश्मीर वैली थोड़ी सी टिपिकल रहती है, वहाँ जेकेएनसी और पीडीपी का दबदबा हमेशा से रहा है, लेकिन बीजेपी वहाँ पर भी पैठ करने की कोशिश कर रही है और इसीलिए राम माधव जैसे जो संगठन के बेहतरीन रणनीतिकार रहे हैं उनको एक बार फिर से लाया गया है। और जैसा मैंने जिक्र किया कि पिछले 5 साल से वो लगातार सक्रिय वहाँ पर रहे हैं आरएसएस की तरफ से। अब ऐसे में लेकिन अक्षय, क्या नहीं लगता अन्य राज्यों के मुकाबले जम्मू कश्मीर में बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती रह सकती है सामने चुनाव में? अक्षय, देखिए, सबसे ज़्यादा चुनौती है और सबसे बड़ी बात रही है कि अभी तक पीडीपी के साथ ज़रूर बीजेपी ने सरकार चलाई है, गठबंधन की सरकार चलाई है, लेकिन वो बहुत दिनों तक नहीं चली थी। और यही वजह रही कि जब बीजेपी ने बैकआउट किया उससे तो वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगाना पड़ा और उसके बाद धारा 370 का एवोल्यूशन किया गया राष्ट्रपति शासन लगाने के बाद। और पिछले 5 साल से वहाँ पर चुनाव नहीं हुए, यानी कि 2014 के बाद जो चुनाव वहाँ पर नहीं हुए हैं। ऐसे में अब 2024 में जो चुनाव हो रहे हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं, न सिर्फ बीजेपी के लिहाज से बल्कि वहाँ के निवासियों के हिसाब से भी, क्योंकि वो लोग वहाँ चाहते थे कि जल्द से जल्द चुनाव हो। और बीजेपी के लिए इसीलिए स्टेक सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि एक तो बीजेपी धारा 377 के बाद पहली बार वहाँ पर चुनाव लड़ने जा रही है, पार्टियाँ चुनाव लड़ने जा रही हैं। वहाँ एक लिटमस टेस्ट होगा कि जो धारा 370 हटाई गई और 35A आर्टिकल को जो हटाया गया उससे कितना इम्पैक्ट पड़ा है, वहाँ लोग
कितने खुश हुए हैं या फिर नाराज़ हुए हैं वो कहीं ना कहीं बीजेपी के बारे में देखने को मिलेगा। हालांकि ये ज़रूर है कि जम्मू कश्मीर का जो इलाका है, जिस तरह से पिछले दिनों लोकसभा जो चुनाव हुए थे, जिस तरह से वोटिंग परसेंटेज बढ़ा था कश्मीर में, वो निश्चित रूप से एक संकेत अच्छा दे रहा है कि अगर विधानसभा में भी वोटिंग परसेंटेज ठीक ठाक हुए तो फिर कश्मकश जो फाइट की है वहाँ पर पार्टियों में वो देखने को जरूर मिलेगी। मुख्य विपक्षी दल की अगर बात करें तो जम्मू संभाग में कांग्रेस लड़ती हुई दिखाई दे सकती है बीजेपी के सामने, जबकि कश्मीर वैली में जाएंगे तो पीडीपी और जेकेएनसी की ज़्यादा हिस्सेदारी वहाँ पर देखने को मिलेगी। अब देखना दिलचस्प यही होगा कि किस रणनीति के साथ बीजेपी चुनावी प्रचार में उतरती है, क्योंकि जब फाइनल लिस्ट हो जाएंगे तो उसके बाद बड़े नेताओं के दौरे भी जम्मू कश्मीर में लगेंगे और आप देखेंगे कि वहाँ तस्वीर निश्चित रूप से घमासान वाली स्थिति होगी। चुनाव को जीतने के लिए हर पार्टियां जोर लगाएंगी और जम्मू कश्मीर में अब 27 तारीख है पहले फेज को लेकर नामांकन की आखिरी तारीख, जिसका अभी आपने भी कुछ देर पहले जिक्र किया था। और ये जो फर्स्ट लिस्ट है, क्या हम इसमें ये माने कि फर्स्ट फेज को लेकर ही बीजेपी की तरफ से उम्मीदवारों की घोषणा हो सकती है, या हम ये भी माने कि इसके इतर भी कुछ और सीटें भी हो सकती हैं जहां पर उम्मीदवारों का जो नाम का ऐलान है बीजेपी इसमें कर सकती है फर्स्ट लिस्ट में? अक्षय, देखिए, फर्स्ट जो फेज़ का इलेक्शन है उसमें 8 सीटें जम्मू कश्मीर संभाग से हैं और 16 सीटें कश्मीर वैली से हैं। कश्मीर के इलाके से ज़्यादा हैं, जम्मू से कम हैं, और 24 सीटों में से 8 सीटें और 16 सीटें जम्मू कश्मीर इलाके से हैं। तो साफ तौर पर है कि 24 सीटें हैं और 24 सीटों के अलावा जैसा मैंने जिक्र किया कि वो 35 से 36 सीटों का बातचीत चली है, तो इसका मतलब है कि जो सेकेंड फेज़ का है उस पर भी कुछ चर्चा हुई है और ये माना जा रहा है कि जो अगली चुनाव समिति होगी, बैठक होगी, केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी, उसमें बाकी सीटों पर फैसला किया जा सकता है, जिसमें सेकेंड और थर्ड फेज़ के जो बाकी उम्मीदवार हैं उस पर चर्चा की जा सकती है। ये माना जा रहा है कि उससे पहले कोर ग्रुप की बैठक एक बार फिर से अमित शाह और जेपी नड्डा के निवास पर बुलाई जा सकती है और उसमें अन्य जो प्रत्याशी हैं उन पर चर्चा की जाएगी। उसके बाद केंद्रीय चुनाव समिति के समक्ष रखा जाएगा। आप नजर बनाकर रखिएगा।